दानियाल अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क स्पोर्ट्स गुड्स। इस बंदे का तो पता चल गया, अब हकीकत भी सामने आएगी। बाजी, स्पोर्ट्स की दुनिया का ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो मुझे मिला है और इस वक्त आपके हाथ में है। कितना नाम हुआ है दुनिया भर में मेरे भाई का। मुल्की अखबारात ने भी तुम्हारे इस अवार्ड की तकरीब को बड़ा हाईलाइट किया है। आज हमारे वालिदैन जिंदा होते तो कितना खुश होते, कितना प्राउड फील करते। हाँ बाजी, मगर कुदरत के अपने फैसले हैं, मैं और आप तो बेबस हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन फैसलों को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। दानियाल, अब तुम्हें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा और दो बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी किस्म का फर्क नहीं आना चाहिए, और दूसरे तुम्हें अपने कंपटीटर्स पर निगाह रखनी पड़ेगी कि वो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। भाई, जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है वो तो मैंने अपने डायरेक्टर्स को, अपने अमले को बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कॉम्पिटिटर्स की बात आती है तो वो तो आप बाजी खुद कहती हैं कि किसी की नियत पे शक करना गुनाह है। शक करने में और मोहतात रहने में फर्क है भाई। बाजी कौन है? लाई बाजी ऑफिस से होगा। हेलो, दानियाल स्पीकिंग। जी अर्शद साहब, गुजारिश है कि स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन ने मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि आपके एजाज में एक शानदार डिनर का इंतजाम किया जाए। हाँ, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है भाई? इट इज अ फॉर्मेलिटी है, आप इन चक्रों में ना पड़े। खामखा एसोसिएशन के फंड वगैरह जाया होंगे भाई। एसोसिएशन के फंड से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, बल्कि सब दोस्त इसके लिए अलग से इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी ओके ओके, लेट मी चेक अप विद माय स्केड्यूल। मैं चेक करता हूँ, फिर आप इस तरह कीजिए, मुझे कल टेलीफोन कीजिएगा, मैं इन्फॉर्म यू लेटर। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा। जी हाँ, बहरहाल एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। वापस आ गई वहां कुछ देर और रह गया तो मैं अपने घर वापस आई। मेरा जल्दी आना आपको अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस चीज का तो एहसास भी मेरे अंदर से खत्म हो चुका है। शायद आप ठीक कहते हो। लोग तो कहते हैं कि इंसान के चेहरे पे अच्छाई और बुराई सब नजर आ जाता है, लेकिन आपके चेहरे पे कुछ नहीं नजर आ रहा। आपने तो एक नक्श का एतबार कर लिया। चेहरे पे चेहरे लगाकर लोग मोमा बन जाते हैं, और नक्श तो बहुत ऊंची आवाज में सच बोलते हैं, बिल्कुल सच। लेकिन चेहरा कुदरत बनाती है, नक्श इंसान उतारता है, लेकिन आपको कुदरत की तहरीर पे कोई एतबार ही नहीं। तुम क्या समझती हो कि तुम लफ्जों के मोरे चलाकर हारी हुई बाजी जीत सकती हो? मेरा हौसला देखो कि मैं तुम्हारे वजूद को भी और उन लफ्जों को भी बर्दाश्त करता आ रहा हूं। मैं अगर चाहूं तो एक ही लफ्ज को 3 मरतबा दोहराकर अपने ज़हन पर से ये सारा बोझ उतार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा,
क्योंकि ये ना करना मेरी मजबूरी है। तुम्हारे वालिद और मेरे वालिद बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं उनकी दोस्ती में किसी भी किस्म की कोई दरार नहीं लाना चाहता। कोई बाग था मेरी सोच में, जहांगीर बुलाते गुलाब थे जो हुए थे मेरी निगाह ने, मेरे रंग थे मेरे ख्वाब थे। आंटी आंटी आप यकीन करें कि मैं शमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि वो सदा खुश रहे। और फिर आंटी अकेला हुए, बिल्कुल अकेला। और देखिए ना कि मेरी सारी कमाई की वही तो मालिक होगी। आंटी आंटी प्लीज आप उसे समझाएं कि अब उसे किसके लिए हुआ है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि ये बोझ भी मेरे कंधों से खत्म हो जाए। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या सोच रही है। आंटी पहले तो एक दरवाजा खुला था, वो सोच सकती थी, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया। आप जानती हैं आंटी कि जब तक जवाब ने शादी नहीं की थी मैंने आपको और शमा को डिस्टर्ब नहीं किया था। हालांकि आप जानती हैं कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं कर देता हूं। बेटा सुल्तान, मैं क्या करूं? मेरी तो वो कोई बात ही नहीं सुनती। आंटी आप उसकी मां हैं, आप उसे समझाएं। लेकिन अब आज जो एक द्वार उसके लिए खुला है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हमेशा के लिए बंद हो जाए। और फिर मुझे उससे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता आंटी कि वो कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर घूमती फिरे या फिर मौसमों का शिकार हो जाए। आंटी आप जानती हैं ना कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, कर देता हूं। जवाब हेलो क्या बात? आज रवायती गुस्सा नहीं आया, कमाल है। और लहजा भी तुम्हारा बहुत उदास है। बात क्या है? कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हारा वहम है, बस जरा थकावट है। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात को झुठलाया ही नहीं। हालांकि अब तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए ना, इतनी मुद्दत के बाद तुम्हें तुम्हारी पसंद की बीवी मिली है। पहले मैंने ही उसे पसंद किया था। और फिर उसने? नाम क्या उसका? तुमने वो नाम भी नहीं बताया। निगाह नाम है उसका। फिर तो तुम पर खूब निगाह रखती होगी। छोड़ो, तुम अपना सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। बिल्कुल पागल हो तुम। शेरा, जो चीज इंसान के मुकद्दर में नहीं ना होती उसके पीछे इंसान को नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो जवाब, लेकिन इसके बावजूद भी हमने झोली फैला रखी है। शायद कोई सितारा उतर आए। नहीं, मैं तुम्हारे इस हौसले की बिल्कुल दाद नहीं दूंगा। मैं दाद से बेनियाज। खैर तुम छोड़ो इन बातों को। बात जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं करने आई थी, वो ये है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेगम को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। वो तो
दुल्हन से ही पूछना पड़ेगा कि वो दावत कबूल करती भी है या नहीं। ओफो, इस बात को तुम छोड़ दो, मैं खुद जाके उन्हें इनवाइट कर लूंगी। ओके, अब तुम अपने घर पे आने से तो मुझे रोकने से रहे। वहां जाकर भी कोई शरारत करोगी तुम, क्योंकि एक शरारत तुम कर चुकी हो, खौफनाक शरारत। मजाक कर रहे हो? मैंने कौन सी शरारत की है? फिलहाल मजाक ही समझ लो, खतरनाक मजाक ना करना प्लीज। कितना जालिमाना मजाक किया तुमने मुझसे, और शक्ल से तो तुम इतने अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरी तरह ये शख्स इस तस्वीर से बेखबर हो। ये क्या तरीका है? तुम दस्तक दिए बगैर कमरे के अंदर नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकती हूँ, बट माय डियर भाभी, आप ये जानती हो कि मैं फौजी की बेटी हूँ और हर तरह की डिसिप्लिन का ख्याल रखना मेरी तरबियत में शामिल है। और अगर जरा सा भी निहराफ हो जाए ना तो डैडी कोर्ट मार्शल कर देते हैं। हाँ, ये भी है, डैडी बड़े कमाल के आदमी है। डैडी सिर्फ डैडी ही नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं भाभी, वरना इतने बड़े घर में मेरे लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जवाद भाई भी सुबह के निकले रात को वापस आते थे। और ये डैडी की ही जिंदा दिली है, जिसकी वजह से कभी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि पापा और डैडी ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, खुद तन्हाई के मौसम गुजारती है, लेकिन कभी हमें उसका एहसास नहीं होने दिया। तेज हवाएं चल रही थी, बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और सूरज निकला हुआ था। ये कितनी मरतबा कहा है सुल्तान, रोशन कहा कर। जी मैं वही तो कह रहा। वैसे तुम बड़े मौके पे लेकर आए जाए, इतनी तलब हो रही थी कि बयान से बाहर जाओ। ये सर खुला ही खाए, मेरा मतलब बंद खाए। तुझे तो पता है कि बंद मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। अच्छा, तो आपकी मर्जी है। वैसे इसमें मक्खन लगा हुआ था। मक्खन दिखाना था, दिखा ठीक हो गया। वाह वाह वाह, पहले तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, तो मक्खन तो तुम फूल लगाते हो, लेकिन वो सेटलमेंट कहाँ है? क्या वो उसका क्या है? ओ फुटबॉल का बिल वाला? हाँ सर, आप भी कमाल कर रहे। जा रहा हूँ ना, कल ही जा रहा हूँ बल्कि मैं वो दानियाल से मिलने के लिए। सर आपको तो पता है कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, डिस्टर्ब कर देता हूं राशन साहब। चाय पीते रहो। जी तुम जाओ। जी तुम जाओ। जी और जाओ टुकड़ा लेके। ना, मतलूब को निकालना मसले का हल नहीं है, बल्कि ये तो एक किस्म की इंतकामी कार्रवाई लगेगी। और मैं नहीं चाहता कि हमारे फैक्ट्री के बारे में कोई ऐसी खबर लगे कि जिससे ये तासुर फैले कि हमारे वर्करों में कोई बेचैनी या कोई टेंशन पाई जाती है। आपसे मैंने जुगनू का कहा था, बुलवाया आपने? वो सर मैंने उसको बुलवाया है, वो आता ही होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुगनू सर सब कुछ संभाल ले। काल क्या क्या ना हो मरना तो
जीने का मजा क्या। लीजिए सरकार, जुगनू मियाँ की सवारी भी आ गई। आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। हुजूर आप गुनाहगार न कीजिए, इतना ही क्या काफी नहीं कि जनाब याद फरमा लेते हैं, और इसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं हुजूर। फरमाइए खाकसार के लिए क्या हुक्म है। देखिए जुगनू मियां, हम आपको अपना वफादार और वर्करों का सच्चा खैर खा समझते हैं, लेकिन आपके होते हुए कुछ लोग मजदूरों में बेचैनी फैला रहे हैं। आपके इल्म में है ये बात? हुजूर, इस खाकसार को तमाम सूरत हाल का इल्म है, लेकिन हम लोग इन ब्लैक मेलरों से इसलिए नहीं घबराते कि जनाब हमारी हर गुजारिश सुनते हैं, हमसे शफकत फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, हमारे मसाइल को हल करते हैं। एक गुजारिश करूं हुजूर? जी जी फरमाइए। हुजूर, आप आधी तनख्वाह के बराबर बोनस का ऐलान कर दीजिए। अगर मैं कारीगरों से ओवर टाइम के बगैर दुगना काम ना करवा लूं तो जुगनू नाम नहीं मेरा। क्या राय है आप लोगों की, क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन सर, हम तमाम वर्कर्स को एक माह की तनख्वाह के बराबर बोनस तो पिछले महीने दे चुके हैं। लेकिन सर, जुगनू की बात मान लेने से एक बात जरूर होगी कि कम से कम ब्लैक मेलरों को वर्करों को भड़काने का मौका नहीं मिल सकेगा और उनके अजाइम को धचका लगेगा, और इससे वर्करों में जज्बे और मेहनत से काम करने का जज्बा पैदा होगा। मेरा भी यही ख्याल है। तो हुजूर, खाकसार की एक गुजारिश है कि आप एक ऑफिस ऑर्डर करवा दीजिए आधी तनख्वाह के बराबर बोनस का, और फिर देखिए कि ब्लैक मेलरों की 2-4 लाख की आस कैसे टूट जाती है। अख्तर साहब, आप प्लीज प्रोसीड। ठीक है सर, मुझे तो कोई इतराज नहीं। जुगनू मियां, आप चिट्ठी बनवाकर उसको इशू करवा दें। राइट? जी सर, इजाजत है हुजूर? जा सकते हैं। बेहतर है। और पानी फेंक, कंजूसी ना कर। सफाई कर जरा दिल से। सफाई कर रही हूँ और क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ? जब मुझे यकीन होगा ना कि तू अच्छी सफाई कर लेती है, हाँ, फिर शादी करूंगा तुमसे। मैं करूँ तुमसे शादी? क्यों? मैं नहीं कर सकती। तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई? जी वो कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर दे, वैसे इस टाइम सफाई कर रहे हैं। ये कितनी देर लगेगी सफाई में? होगी जी, सफाई तो हो गई। हाँ जी हो गई। तो फिर जाओ। जाए जी? क्यों, तुम्हारा जाने को दिल नहीं चाह रहा? नहीं जी, चले ही जाना है, दुनिया में वैसे कुछ काम है। वो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप ना 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 नाराज तो नहीं होंगी? पागल है जी, पागल है। हाँ जी, मैं 1 साल पागल हो गई हूँ, फिर ठीक हो गई थी। नहीं, बताओ क्या बात पूछनी थी? वो जी, मैं जब भी आपके कमरे में जाती हूँ मुझे आपका कमरा उदास लगता है। किस तरह की उदासी? मुझे तो नहीं उदास लगता। आपको नहीं लगती उदासी? फिर नहीं लगती, अभी मेरे दिमाग चकरा गया जी। चलो भी, खाना तैयार करना है, जाके चलो। हाँ जी, खाना तैयार करना है। उठा पार्टी, चल आगे लग। इंसान कितना भी सादा हो, अगर एहसास चाहता है तो फिजा में छुपी हुई बातें सुन लेता है। हामिद साहब, सारा काम ही चौपट हो गया। जिस काम के लिए हमें नारेबाजी करनी थी और अपनी साख को बहाल करना था, वो तो चुपके से जुगनू बोला। इसलिए तो कहता हूँ कि नई लीडरशिप पैदा करो, ताकि इस खुशामदी जुगनू का पत्ता काटने में तो आसानी हो। मोहम्मद साहब, जिस तरह आपको हमारी मदद करनी चाहिए ना, उस तरह तो आप करते नहीं है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमें फैक्ट्री के मामला से बिल्कुल अलग अलग रखा जा रहा है, और वो जुगनू वो हर जगह हर वक्त टिल्टिंग करता फिरता है।
मतलब इस तरह मेरे काम में सरगोशियां मत करो, हम का मुझे मशहूर बना दोगे। अब वो तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना ही नहीं चाहिए, अपने किसी खास करिंदे के जरिए टाइम लेकर घर में लिया करो। अब तुम जाओ, मैंने दानियाल साहब के पास जाना है। आप जरूर जाएं, मुझे मेरी बात को समझने की। अक्ल नाम की चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम लोग अभी तक नाकाम हो। मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ और तुम बात आगे बढ़ा रहे हो। अब तुम जाओ। ठीक है सर, आप माइंड ना कीजिए, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे नहीं सर, आपको पता नहीं शायद कि सप्लीमेंट की फीडबैक से इससे आपको अंदाजा होगा कि जो प्रिंट मीडिया है वो मसनूआत की तरवीज और तरक्की के लिए क्या कमाल की चीज है। प्रिंट मीडिया की अहमियत बताने की जरूरत नहीं मुझे मालूम। हाँ जाहिर है सर, जाहिर है। आपको पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा, आपको तो यकीनन पता होना चाहिए। और वैसे भी माशाल्लाह 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 आप इतनी बड़ी फैक्ट्री रन कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है इतनी बड़ी फैक्ट्री को रन करना। लेकिन सर एक बात और बताऊं कि ये जो अखबार चलाना है ना, ये भी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होती है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। क्या सर्कुलेशन होगी आपके अखबार की? सर्कुलेशन मतलब ऐसी कम भी नहीं है, अच्छी खासी है, ठीक है, लेकिन इसी का वक्त बनता है। ये देखिए ना कि आजकल तो मुतल्लिका महकमा जो है उसमें छोटे से छोटा अखबार पहुंच जाता है। अच्छा, तो कुछ खर्चा वगैरह कैलकुलेट किया इसका, कितना खर्चा आ जाएगा? हाँ कुछ ज्यादा नहीं होगी, कोई मेरा ख्याल है सिर्फ 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए एक डमी अखबार के लिए? आपने ये किसने कह दिया कि मेरा अखबार डमी है? इसमें कहने और सुनने की कोई बात नहीं। आपका अखबार मैंने आज तक किसी बुक स्टॉल या किसी हाकर के पास नहीं देखा। सुल्तान साहब, हर इदारा अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए ऐसे इफेक्टिव रिसोर्सेज यूज करता है जिनका फैलाव दूर दूर तक हो, और आपका अखबार चूंकि इस मयार का नहीं है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम अपना सप्लीमेंट किसी मारूफ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के न्यूज़पेपर को देंगे। राइट? हाँ सुल्तान साहब, अगर आपको 5-10 हजार रुपए की जरूरत हो तो... सुनिए मिस्टर दानियाल साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, और मैं ये जानता हूं मैं कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, वो भी घिनौना मजाक। और शायद आप ये नहीं जानते कि एक सहाफी के साथ मजाक आपको कितना महंगा पड़ेगा। हाँ, दानियाल प्लस अख्तर साहब। और एक बात और बताता चलो कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, डिस्टर्ब कर देता हूं। क्या हाल है अख्तर साहब, कुछ ज्यादती नहीं होगी इसके साथ? आई फील सर कोई ज्यादती नहीं हुई, बल्कि हमारे कोल्ड एटीट्यूड की वजह से वो अब यहाँ दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि वो जो 4 तारीख को ब्राजीली वफ्द आने वाला था, उसका क्या बंदोबस्त किया? उनकी रहाइश का, उनके खाने पीने का, ये सारे इंतजाम किस तरह से करोगे सेटल? उनकी रिहाइश के लिए 5 स्टार होटल में 3 स्वीट्स बुक करवा दी हैं, और अपने यूसुफ साहब उनको रिसीव करेंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो वो कल कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे। गुड, लेकिन ये सब आप अपनी निगरानी में करवाइएगा। ओके? आज मेरी एक कजिन जो मेरी दोस्त भी है मेरे ऑफिस आई थी, वो तुम्हें और मुझे खाने पे इन्वाइट करने के लिए कह रही थी। वो चाहती है कि मुझे अपने पास बिठा के तुम्हें दीदार करे, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम एक धोखेबाज, मक्कार और बेवफा औरत से मिलकर क्या करो।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसे मिल लेना चाहिए ताकि उसे मालूम हो कि दोहरी शख्सियत यानी कि ड्यू पर्सनालिटी के लोग अपने चेहरों पर कितने खूबसूरत और मासूम नकाब लगे। देखिए, ये सब कुछ मैंने उससे नहीं कहा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा पर्दा मंजूर था, लेकिन अगर उसको कहता तो यही सब कुछ कहता। देखिए जवाद, ये जो आप मुझे रोक 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 के जिबा कर रहे हैं, बहुत सालमाना खेल है। अगर आप वसीयत देने पे तुले नहीं है तो ये सुन ले कि मैं जितनी मेरी हिम्मत मुझे बर्दाश्त करने देगी ताकि मैं बर्दाश्त करूंगी। ये वहम है तुम्हारा। मैंने तुम्हें अज़ियत देने की कभी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। डैडी ने कहा था कि तुम अपने डैडी की इकलौती और बहुत लाडली बेटी हो, हसास भी होगी, सो तुम्हारे आपकीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए। यही कहा था ना डैडी ने? हाँ, यही कहा था। तो फिर मैं अपने डैडी को कैसे नाराज कर सकता हूं? नहीं मलक साहब, आपकी कोशिशों से ये छोटा सा गाँव कस्बे की सूरत इख्तियार कर गया। पक्की गलियां बन गई हैं, छोटा सा बाजार बन गया है, बिजली भी आ गई है और टेलीफोन की सहूलत भी मिल गई है जी। भाई मलक करमदाद, इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं, ये सब आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मलक करमदाद, आपकी हिम्मत है ये सब। नहीं मलक साहब, मैं हिम्मत न करता तो और कौन करता? मैं नंबरदार नहीं तो फिर क्या हुआ? मेरे दादा तो नंबरदार थे। जी क्या बात है आपकी, आपका तो परदादा भी नंबरदार था, बस उरे जे आते आके काम खराब जिया हो गया जी। मोदी मलक साहब, एक मिनट मलक करमदाद साहब, मैं सुनता हूँ आपकी बात। मंगा जी बैठो, बैठ के बात करते हैं। अजी अपने मलक साहब आप तो अच्छी तरह जानते हैं, मैं महंगा जरूर है पर इतना महंगा भी नहीं कि आपके बराबर में तशरीफ रख लगा। देखो ना सागे जैसे कामे तक खड़े खलोते ठीक लगते हैं जी। ये कमी वगैरह पे फिर किसी दिन लेक्चर दे देना, अभी मलक साहब की बात अधूरी है, वो भी सुननी है। बैठ जा। जी हूँ आपकी बात में तो इनकार भी नहीं किया जा सकता, हूँ तो देखे ना जी मजबूरी जी हो गई है तशरीफ रखने की। हाँ तो करमदाद, तुम क्या कहना चाहते थे? मलक साहब मैं ये कह रहा था, ये जो महंगा है ना, इसका बाप मेरे दादा का मुजारा था। हाँ जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरे दादे को दरअसल हलाल रोजी खाने की आदत थी, बड़ा प्यार था उन्होंने मिट्टी के साथ, इसी वास्ते इन्हों के जुस्से में से मिट्टी की खुशबू आती थी। एक अपने ही करमदाद साहब है, ना इन्हों के जुत्ते में से मिट्टी की खुशबू, ना मुड़के की बदबू, बस एक नंबरदारी का भार चक्की फिरते होगी जिसकी पग इन्हों के हिस्से में नहीं आई। वैसे दादा नंबरदार परदादा नंबरदार। देखो जी मलक साहब, ये जो महंगा है ना महंगा, ये मुझे हुज्जतें कर रहा है। इसे ये नहीं पता कि मैं किसी वक्त भी नंबरदार हो सकता हूँ। मेरा मुकदमा अदालत में चल रहा है, अदालत में। ये मुकदमा तो तुम एक न एक दिन जीत ही जाओगे मलक करमदाद। इस वक्त हम गांव की तरक्की की बात कर रहे थे। हाँ जी अपने मलिक साहब, देखे ना सड़क बननी तो बहुत जरूरी है जी। सुनिए मलिक साहब, लोगों ने लोगों दी तो दगड़ियों ने जोकों दी। सड़क इसलिए जरूरी है कि इस गांव की फसलें बासानी से मंडियों में जा सके।
समझे? मलिक साहब, आप एक दरखास्त लिख दें और बाकी काम भी कर दें। अब हमें इजाजत है। ठीक है। हाँ। वाह, बिस्मिल्लाह जी। मलिक साहब, आपकी डाक। हाँ, इसका मतलब है कि मॉरिशस जाना पड़ेगा। क्या हाल है? कैसे रहा दिन आपका? बहुत अच्छा, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। आपने वाकई खेलों के सामान की तैयारी में कमाल कर दिया है भाई, और सब लोग दंग रह गए हैं। हाँ दानियाल, ये है मेरी बेटी आशी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आपको तो देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप इतना अर्से अब्रॉड में हैं। वाकई? हाँ दानियाल, मैं 15 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया, तो मैं यहाँ देख के काफी हैरान रह गया कि आप लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है। हमारे यहाँ मुल्क की वसाइल की कमी के बावजूद भी पाकिस्तान में खेलों के सामान की तैयारी जितनी होती है उसकी डिमांड न सिर्फ पूरी दुनिया में है बल्कि इसकी क्वालिटी और मयार को इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट किया गया है। रियली। और यहाँ पर चाइल्ड लेबर का हमने बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है। बिल्कुल किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अब चाइल्ड लेबर का, और बल्कि जो हुनरमंद और कारीगर हैं उन्हीं के आलाते कार को हमने इंटरनेशनल लेवल का बनाया है। अच्छा, इसका सारा क्रेडिट हमारे कारीगरों और मजदूरों को जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। रियली इट्स फैक्ट। और डैडी, खुशी की बात यह है कि इनके कारीगरों में खवातीन भी शामिल हैं। इट्स वेरी गुड। ऑफ कोर्स, खवातीन की तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। लोगों दानियाल, मैंने एक दोस्त के पास जाना है, मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है डैडी, आप मुझे वापसी पर दानियाल साहब की ऑफिस से पिक कर लें। व्हाई नॉट, नो प्रॉब्लम। मुझे एक छोटी सी मीटिंग करना है और अगर हम थोड़ी देर बाद लंच कर लें तो आई होप यू डू नॉट माइंड। अच्छा दानियाल, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। आइए आप मेरे साथ। दानियाल, पाकिस्तान के लिबास और खानों का एक अपना ही मजा है। आपको पता है, जब मैं यूरोप में होती थी तो मैं पाकिस्तानी लिबास ही इस्तेमाल करती थी। ये तो है, मेरा मुल्क तो है ही बहुत अजीम, खूबसूरत भी है। बिल्कुल। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आज लेकिन आप मसरूफियत देख तो रहे हैं। लेकिन सर वो बहुत ही परेशान है और कोई जरूरी बात डिस्कस करना चाहता है। अच्छा बैठिए, मैं बुलाता हूँ। बैठिए। थैंक यू। हेलो सर, वो बाहर कोई साहब आए, उनको भेजिए अंदर जरा। जी। कौन है, क्या कहते हैं? सर कोई इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, इनकम टैक्स ऑफिस से। अच्छा, फरमाइए क्या बात है? आपकी जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न थी उसमें कुछ मिसिंग हुई जिसकी वजह से महकमे को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है और जो कि आपको अदा करने थे। अब उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाली जा रही है। अच्छा, अख्तर साहब आपने देखा? लेकिन सर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, ये तो सारी गलती इन्हीं की है। तो कुछ हो सकता है इस सिलसिले में? सर अब टाइम तो गुजर चुका है और डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। बात कानून की नहीं है, बात उसूल की है। फॉर इंस्टेंस, अगर ये शख्स गलती ना करता फिर तो हमें पैसे अदा करने पड़ते हैं ना। कोर्स सर, वो तो पे करने पड़ते हैं। हाँ, तो फिर कीजिए अदा।
आप ऐसा कीजिए कि इनसे मिलकर सारे मामला तय कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए और जो भी डील्स हमारी तरफ बनते हैं वो सब पे कीजिए। राइट? राइट सर, दैट विल बी डन। शुक्रिया जी। दानियाल, मैं तो यहाँ के लोगों का जज्बा दिल पत्नी देख के हैरान हो गई हूँ, वरना बाहर के मुल्क में पता नहीं पाकिस्तान के बारे में क्या क्या किसी कहानियां फैलेंगी। आशी, अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते हैं। हाँ, ये और बात है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कुछ ज्यादा ही किया जाता है। वैसे मैं आपके ज़ाहिरी और बातनी हुस्न से बहुत मुतासिर हूँ। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। शुक्रिया। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ठीक है? वैसे इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोगों का ट्रिप कैसा रहा? हाँ यार, बड़ी दिलचस्पियां थी, बड़ी चीजें वहाँ इंटरेस्ट की, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है यार, जो कभी उसके मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अपने मुल्क के बगैर रहना बड़ा मुश्किल काम है भाई। और मैं बताऊं जवाब भी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अपने लोगों से दूर रहना इतना मुश्किल हो सकता है। यानी लिटरली वहां में महीना गुजरता नहीं है, काटना पड़ता है। अच्छा एक बात तो बता कि तेरे चेहरे में 11:15 की बजे है, नया नया तेरा ब्याह हुआ है, ऐसे मौके पे तो बड़े फूल शुल खिले होते हैं। तू क्या हुआ? मेरे चेहरे पे फूल खिले रहे थे, लेकिन पता नहीं वो दोस्त था या दुश्मन, एक ऐसा तोहफा दे गया मुझे जो मेरी सारी खुशियां बहा कर ले गया, मेरा दिल वीरान कर गया। लेकिन ऐसा क्या तोहफा हो सकता है जवाब भी? वो तोहफा ना तो अभी तक मैंने किसी को दिखाया है, ना ही उसके बारे में किसी से कोई बात की है। मुझे एक्चुअली तुम दोनों का इंतजार था। और भाई वो तोहफा है क्या? दिखा तो सही। दिखाता हूँ। यार इस बंदे की मुझे आज तक बचपन से समझ नहीं आई, हर बात को सस्पिशियस बनाया हुआ है, कोई ना कोई इसका प्रॉब्लम होता है। क्या होगा ज्यादा मतलब पीछे से? यार देखते हैं क्या निकालता है। और इतनी अच्छी हंसी लगी। ये है वो तोहफा। ये दिखाए? ये? हाँ दिखाओ जरा। अरे जवाब भी, ये तोहफा तो हमने दिया था। ये है वो लड़की जिससे मेरी शादी हुई है। क्या?